नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के दूसरे भाग मित्र लाभ की दूसरी कहानी गजराज और मुश्क राज की ये है। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा एक नगर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। एक वर्ष इतनी भारी वर्षा हुई कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और उस नगर से बहुत दूर हो गई। लोगों को पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो गया था। पानी की कमी के कारण धीरे धीरे वहाँ के नगरवासी पलायन करने लगे और देखते ही देखते वो खुशहाल नगर वीरान हो गया। फिर उस स्थान पर चूहों ने अपना राज कायम कर लिया। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। उस नगर में चूहों का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया। साम्राज्य बना तो उन चूहों में से एक राजा बना मुश्क राज। चूहों ने सारी जमीन खोद खोद कर उस नगर को खंडहर बना दिया। काफ़ी समय तक उस नगर पर चूहों का आधिपत्य रहा। कुछ समय बाद उस नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वहाँ एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर के दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल में हाथियों का एक समूह रहता था। एक विशाल हाथी उनका राजा था गजराज। उस जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उसका पानी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। जंगली जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की दुर्दशा होने लगी। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे। प्यास के मारे एक दो ने अपना दम तोड़ दिया। गजराज पानी की समस्या से चिंतित होने लगा। इस समस्या के हल के लिए गजराज ने अपने मित्र चील से आग्रह किया कि वो आसपास के क्षेत्र में पानी के स्रोत का पता लगाए। चील तुरंत आसमान में उड़ गई और जल्द ही वापस आ गई। उसने आकर गजराज को खबर दी कि पास के खंडहर बने नगर के दूसरी ओर कुछ ही समय पूर्व एक बहुत बड़ा जलाशय प्रकट हुआ है। गजराज ने प्यासे हाथियों को तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। हाथियों का समूह अपनी प्यास बुझाने डोलते हुए उस जलाशय की ओर चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए वो खंडहर बने नगर के बीच से गुजरने लगे। उनके पैरों के नीचे आकर हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून व मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। पानी पीकर फिर हाथियों का समूह उसी रास्ते से लौटा। फिर बहुत से चूहे मृत्यु को प्राप्त हो गए। हाथी रोज उसी मार्ग से जाने आने लगे। सैकड़ों चूहों के रोजाना मृत्यु को प्राप्त होने से चूहों का राजा मुश्कराज चिंता में डूब गया। अपने मंत्रिमंडल के साथ काफ़ी सोचने विचारने के बाद मंत्रियों ने मुश्कराज को परामर्श दिया कि महाराज, इस समस्या को दूर करने के लिए आपको गजराज के पास जाकर उनसे बात करनी चाहिए। विशालकाय शरीर होने के बावजूद हाथी बेहद दयालु होते हैं। उन्हें तो केवल जलाशय तक जाने के लिए कोई दूसरा मार्ग अपनाना है। अगले ही क्षण मुश्कराज गजराज से बात करने जंगल में पहुंच गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा हुआ था। मुश्कराज ने एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर गजराज से कहा, गजराज, आपको छोटे से मुश्कराज का प्रणाम। हे महान हाथी, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। गजराज ने मुश्कराज को देखा। वो कुछ बात कर रहा है। उसे मुश्कराज की बात सुनाई नहीं दे रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मुश्कराज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मुश्कराज बोला, गजराज, आपको छोटे से मुश्कराज का प्रणाम। हे महान हाथी, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। मैं एक चूहा हूँ। बड़ी संख्या में हम चूहे खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका राजा मुश्कराज हूँ। आप व आपके साथियों का रोजाना जलाशय तक आना जाना उसी नगरी के बीच से होता है। रोजाना आपके जाने और आने से आपके पैरों के नीचे आकर हम हजारों चूहे कुचल कर मर जाते हैं। यह मुश्क संहार बंद न हुआ तो हम एक दिन नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, ओहो मुश्कराज, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत शोक हुआ है।
हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। कल से जालाशय तक जाने के लिए हम नगर के बाहर से जाया करेंगे, परंतु ध्यान रहे आप सब नगर के भीतर ही सुखपूर्वक रहिएगा। मुशकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, अवश्य गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी है और मुझे आश्वस्त भी किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गजराज, आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद अवश्य कीजिएगा। गजराज ने केवल मुस्कुराकर मुशकराज को विदा कर दिया। अगले दिन से हाथियों ने अपना मार्ग बदल दिया और मुशकराज अपने चूहों के साथ आराम से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस राज्य के राजा ने अपनी सेना में हाथियों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ हाथियों को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को उस जंगल में भेज दिया। जंगल में आकर उन्होंने कई प्रकार के जाल बिछा दिए। कुछ हाथी उस जाल में फंस गए। अगले दिन वो उन हाथियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका भी पैर सूखी पत्तियों के नीचे छुपा कर रखे रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा और कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा हुआ था। जाल में फंसते ही गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सैनिकों को पुकारा, लेकिन कोई भी गजराज को रस्सी के फंदे से छुड़ा नहीं पाया। एक जंगली भैंसा गजराज की चिंगाड़ सुनकर उसके पास आया। वो गजराज का बहुत आदर करता था। बचपन में गजराज ने उसकी जान बचाई थी। गजराज की हालत देखकर उसे बहुत धक्का लगा। वह बोला, गजराज, यह कैसे हो गया? ये तो अन्याय है। आपको छुड़ाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। गजराज बोले, बेटा, तुम जितनी जल्दी हो सकता है दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मुशकराज को यहाँ के हालत से अवगत करवाओ और मेरा संदेश सुनाओ कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। वो जल्दी अपने चूहा दल के साथ यहाँ आकर उनसे मेरी रस्सियाँ कटवाए, नहीं तो सुबह राजा के लोग मुझे बंदी बनाकर ले जाएंगे। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मुशकराज के पास गया और उसे सारी बात बताई। जैसे ही मुशकराज को हाथी के मुसीबत में होने का पता चला, उसकी एक आवाज़ पर उसके 20-30 चूहा सैनिक इकट्ठा हो गए। वो सभी सैनिक भैंसे की पीठ पर बैठ गए और भैंसा उन्हें गजराज के पास ले आया। भैंसे की पीठ से कूदकर चूहे तुरंत रस्सी को उतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आज़ाद हो गए। उन्होंने मुशकराज को धन्यवाद किया। मुशकराज और गजराज अपना अपना राज्य संभालने लगे। आपसी सद्भाव और प्रेम द्वारा हम एक दूसरे के कष्टों को आसानी से दूर कर सकते हैं। अगली कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।